नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है काशी गौरव के ऑनलाइन क्लासेस में। आज जैसा कि हमने बोला था कि सीटेट बेस्ड सबसे महत्वपूर्ण सीटेट का एक सिद्धांत पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत की चर्चा हम लोग करेंगे और इससे संबंधित प्रश्नों को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा पीडीएफ के रूप में। आज हमारी जो क्लास होगी पूर्ण रूप से पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का एक कहा जाएगा कि रामबाण क्लास होगा, रामबाण पैकेज होगा, जिसमें हम लोग पियाजे से संबंधित आने वाले प्रश्नों को समझ लेंगे और आने वाले क्वेश्चंस को समझेंगे। जबकि इसके जस्ट बाद कल वाइगोत्स्की से संबंधित एक सिद्धांत जानेंगे और इसके बाद परसों कोहलर वर्ग से, और इसके बाद बाल विकास की भी अध्ययन की जाएगी। और साथ में हम लोग सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और गणित वर्ग के लिए शिक्षण का जो महत्वपूर्ण भाग है 15 प्रश्नों के लिए, उसकी भी चर्चा करेंगे। ऐसे हम लोग पूरी तरह से सीटेट पैकेज को लेकर चलेंगे और सामान्य ज्ञान के लिए भी, सामान्य जानकारी के लिए भी पियाजे को पढ़ना काफी आवश्यक होता है। तो पियाजे महोदय का जो सिद्धांत है उसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि पियाजे महोदय ने जो सिद्धांत दिया, पियाजे महोदय का सिद्धांत जो था वह संज्ञानात्मक विकास पर आधारित था। अब सबसे पहला क्वेश्चन उठता है भाई कि पियाजे थे कौन? तो पियाजे महोदय कौन थे? तो यह एक प्राणी वैज्ञानिक थे। पियाजे महोदय कौन थे? तो यह एक प्राणी वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने सिद्धांत में एक नई ज्ञान की जानकारी दी, और वह ज्ञान क्या था कि बच्चों का विकास होता कैसे है और बच्चों में जो विकास होता है वह किस प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो उन्होंने विकास के चरणों को प्रदर्शित किया। कहा कि विकास जो होता है वह अचानक नहीं होता, बल्कि विकास चरणों के आधार पर होता है, और विकास का जो चरण होता है उस चरण को इन्होंने प्रदर्शित किया। इसके बाद पियाजे महोदय के विषय में एक क्वेश्चन होता है कि वो कहाँ के थे और उनका जन्म कब हुआ था। तो लगभग 1896 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था और 84 वर्ष की उम्र में वो मरे थे, उनकी मृत्यु हुई थी। और वह स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे, स्विस वैज्ञानिक थे। तथा कहा जाता है कि जेनेवा जो है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, वहां पर वो रहे थे। अब देखिए पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को क्या कहते हैं? पियाजे कंसेक्यूटिव डेवलपमेंट थ्योरी। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को अन्य नाम से जानते हैं, वो है मानसिक विकास का सिद्धांत। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को अन्य नाम से क्या जानते हैं? मानसिक विकास के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। दूसरा जो है विकासीय अवस्था सिद्धांत भी कहा जाता है, और तीसरा जो है ज्ञानात्मक अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। संज्ञान या ज्ञान, सामान्य भाषा में ये कहेंगे कि हमारे जो जन्म के उपरांत तुरंत हमारे अंदर किसी चीज को जानने का ज्ञान नहीं होता है। जैसा हम पैदा हो गए, 1 साल 2 साल के हो गए, अगर हमको किसी जंगल में छोड़ दिया जाए या जानवरों के साथ रहे तो हमारा जो ज्ञान है वो सामान्य मानव की तरह तो नहीं होगा। तो उनका ज्ञान कहीं ना कहीं उनके वातावरण से संबंधित होता है और उनके अनुमानसिक तथा वहां के सांस्कृतिक और सामाजिक क्रियाओं के आधार पर विकसित होता है। अब पियाजे महोदय ने जो सिद्धांत दी वो संज्ञानात्मक, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञान, ज्ञान को पुनः परिवर्तित करने की प्रक्रिया जो होती है, वो ज्ञान को परिवर्तित करने की प्रक्रिया संज्ञान कहा जाता है। पियाजे महोदय ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को 4 भागों में वर्णित किया। यह 4 कौन कौन से हैं? तो पहला संवेदी पेशीय अवस्था, जिस अवस्था को हम लोग कहते हैं मोटर एज भी है, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? मोटर पेशीय अवस्था। ध्यान से समझिएगा, संवेदी पेशीय अवस्था। क्या कहा? संवेदी पेशीय अवस्था या इंद्रियागतिक अवस्था, या इंद्रियागतिक अवस्था। संवेदी पेशीय
अब इसका अर्थ पहले समझ लेंगे, इसके बाद इसकी विशेषताओं का भी अध्ययन हम लोग करेंगे। तो इसका अर्थ समझने के लिए हम लोग चलते हैं भाई सबसे पहले संवेदना। संवेदना का मतलब होता है आपके यांत्रिक शारीरिक अंगों में किसी वस्तु को लेकर, किसी वस्तु के पहचान को लेकर, किसी वस्तु की विशेषता को लेकर एक उथल पुथल सा मचना, एक हलचल सा मचना, क्या है, क्यों है, कैसा है, क्या कर सकते हैं, इन सभी क्रियाओं को हम लोग कह सकते हैं संवेदना। उसके जानकारी को एकत्रित करने की क्रिया। अब बच्चा छोटा है तो वो उस तरह का प्रदर्शन तो करेगा नहीं, तो उसके प्रदर्शन के लिए उसकी पेशियां हलचल मचाएंगे। पेशियां हलचल कैसे मचाएंगे? जैसे छोटा बच्चा है, 1 साल का बच्चा, उसको कोई चीज उसके सामने लटका हुआ दिखा दीजिए। 1 साल का बच्चा है, लटका रहा है, ऐसे ऐसे लटका रहा है, तो वो उसको पकड़ना चाहेगा, तोड़ना चाहेगा, उसको मुट्ठी में लेना चाहेगा। तो यही है, उसकी पेशियां क्या होगी, संवेगों के कारण उनकी पेशियों में सक्रियता उत्पन्न होगी। अब देखिए इंद्रिय गतिक, इंद्रिय गतिक ज्ञान इंद्रिया कितनी है भैया? आपको भी पता है 5 है। तो उन 5 में हमारी जो ज्ञान इंद्रिया है, 2 जो सबसे महत्वपूर्ण है बच्चों के लिए, वह ज्ञान इंद्रिया क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण जो बच्चों के लिए, देखिएगा छोटा बच्चा, 1 साल का बच्चा, लाइट जला दिया, अचानक से अंधेरा रूम में लाइट जला दिया, बल्ब जिधर जला उसका ध्यान, ज्ञान इंद्रिया क्या, आंख उसकी ओर चली गई। अब बच्चा छोटा है, 7 महीने का, 6 महीने का, ताली बजाइए उसके सामने, साउंड को देख करके वो उस तरफ मूवमेंट अपना लाता है। तो उसकी जो इंद्रिया है वह क्या कर रही है, मूवमेंट आ रही है, मतलब गति कर रहा है, तो उसकी इंद्रिया गति करने लगती है। इसीलिए इस अवस्था को कहते हैं हम लोग कौन सा, इंद्रियगामक अवस्था, मोटर एज। अब इस इंद्रियगामक अवस्था को समझ गए होंगे, गतिक को समझ गए। गतिक का मतलब होता है मोशनली। जैसे एक बच्चों को कुछ दे दिया, हाथ में ऐसे लेके चाटने लगता है, तो उसकी ये ज्ञान इंद्रिया क्या हो गई, आगे बढ़ गई। उस बच्चों को स्पर्श किया, चूटी काटने पे रोने लगना है ना, उसकी क्या होगी, इंद्रिया गति करने लगती है। हाथ हटाना, उसको हाथ में चूटी काटेगा तो हाथ हटाने का, हाथ हटाना भी क्या है, एक प्रकार का ज्ञान इंद्रियों को गति करा रहा है। अब ये एज कब तक होता है, तो 0 से 2 वर्ष तक। याद रखेंगे, पहला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है कि बच्चे खिलौनों को जब पकड़ते हैं तो उनके पकड़ने वाली खिलौनों को पकड़ने का, खिलौनों को मुंह में लेने की अवस्था को क्या कहते हैं, इंद्रियगामक अवस्था कहते हैं। किसके अनुसार, महोदय पियाजे के अनुसार। अब भाई बच्चा स्वार्थी होता है, स्वार्थी कैसे होगा, क्या धन हड़पेगा, रुपए लूटेगा, चोरी करेगा, अपने लिए जिएगा जी। बच्चा स्वार्थी इसलिए होता है क्योंकि इस एज तक उसे उसके अपने मोह होती है, अपने शरीर की ज्यादा प्रेम होती है, खुद को ज्यादा प्यारा समझता है। बच्चा सोचता है कि भाई मेरे मम्मी के पास दूसरा बच्चा ना बैठे। अगर आपको नहीं है, ऐसा लगता है कि ये पियाजी मोदी ने झूठ बोला, आप घर पे एक्सपेरिमेंट करिए। 1-1.5 साल के बच्चे के मम्मी की गोद में दूसरा बच्चे को बैठा दीजिए, देखिए वो रोने लगेगा। आप अपने गोद में दूसरे बच्चे को ले लीजिए, रोने लगेगा। तो वो बच्चा स्वार्थी होता है, चॉकलेट, लॉलीपॉप, मिठाई जितना है पूरा डब्बा लेके बैठेगा, नहीं नहीं मैं खाऊंगा, मैं नहीं दूंगा किसी को। तो भाई ये स्वार्थी होता है। थोड़ा सा बड़ा होगा तो कहेगा ले भाई तू भी ले ले, मेरी बच्ची है तू भी ले ले, बाबू है तू भी ले ले, मतलब अपने भाइयों में बांटेगा। कब थोड़ा सा समझदारी आएगी तब। अभी उसको कुछ मतलब नहीं, हमको पूरा चाहिए, खिलौना है मैं ही लूंगा, भाई का भी खिलौना वो भी मैं ही लूंगा। तो ये सिद्धांत आ जाता है, क्या कहेंगे हम लोग, संवेदीगामक अवस्था में। अब बच्चा इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, इसमें बच्चा किसकी पहचान नहीं करता है, रंगों की पहचान नहीं कर पाता है। इसीलिए लाइट कलर जो होते हैं, चमकीले, चमकीला वस्तु के ऊपर ज्यादा आकर्षित होता है, चमकीला एकदम लाइटिंग कलर पे ज्यादा आकर्षित होता है, लेकिन रंगों की पहचान नहीं करता है। यह बच्चों की संवेदनाओं से, यह बच्चों की संवेदनाओं से होने वाले क्रियाओं की अवस्था है। जैसे अंगूठा चूसना, किसी वस्तु को पकड़ना, किसी वस्तु को पकड़ेंगे हम, अंगूठा चूसना, किसी वस्तु को पकड़ना, ये सभी क्रियाएं होती है। किस अवस्था में भाई, तो संवेदी पेशीय अवस्था में। किसी वस्तु को पकड़ना, उसको लेकर के खेलना, ये सारा। और क्या कहता है, बच्चे प्रकाश और आवाज की ओर क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, जैसे अभी हमने बताया, याद रहेगा।
अब इस समय क्या होता है, बच्चे के दिमाग में या पियाजे महोदय के अनुसार यह एक संगठन के रूप में कार्यरत होता है। इसकी सभी ज्ञान इंद्रियों के आधार को जोड़कर एक नया संगठन डेवलप करता है और उसी पर अध्ययन करता है। उसको हम लोग कहते हैं संवेदी, पेशीय या इंद्रियगामक अवस्था या मोटर मोशन एज। नेक्स्ट चलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इंपॉर्टेंट डीवीआई। इससे बहुत बार क्वेश्चन होता है और होता ही होता है। क्या है भैया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था? देखिए पूर्व संक्रियात्मक, 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 क्रियात्मक को पहले समझिए। किसी क्रिया को करने के लिए वह अब अपने आप को डेवलप करता है, लेकिन वह क्रिया सही है या गलत उसको उसकी जानकारी नहीं है, इसीलिए पूर्व है ये। उस क्रिया को करने की पूर्व की अवस्था, किसी क्रिया को करने की पूर्व की अवस्था क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में क्या होता है? समस्या का समाधान नहीं होता। अभी बोले बच्चा गलत है या सही उसको पता नहीं है, तो भाई उसको पता नहीं है तो समस्या का समाधान नहीं कर पाएगा। अब बच्चा स्वार्थी नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि यह खेल के मैदान में जाने लगता है, दोस्तों के साथ खेलता है, तो इसीलिए दोस्त भी उसके हो गए, तो इसीलिए बच्चा स्वार्थी नहीं होता है। नेक्स्ट चलते हैं। यह विद्यालय पूर्व की अवस्था है, मतलब इस अवस्था के अंतिम एज में विद्यालय जाना होता है। छठे वर्ष में जाएंगे तो अंतिम अवस्था ही मान लेंगे। तो विद्यालय जाने से पहले थोड़ा पहले क्या सिखाते हैं उसको? भाषा। तो यह अवस्था सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा किसके लिए? तो भाषा के लिए। यह अवस्था सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा किसके लिए? भाषा चिंतन के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा। और इस अवस्था में थोड़ा थोड़ा गिनती पढ़ना भी शुरू करता है, नाम गांव जानना भी शुरू करता है, भाषा का विकास भी शुरू करता है, बहुत सारा करता है। यहाँ क्या हो रहा है? गणितीय अधिगम कहे अभी कि कैलकुलेशन करना प्रारंभ करता है, तो गणितीय अधिगम भी इस अवस्था में क्या हो गया है? प्रारंभ हो गया है। ध्यान रहेंगे, इस अवस्था में क्या प्रारंभ हो गया बाबू? तो गणितीय अधिगम की अवस्था भी प्रारंभ हो गई है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। अनुकूलन या अनुकरण क्रिया करना, अनुकरण के आधार पर क्रिया करना, के आधार पर क्रिया। किसी को कोई काम करते देखेगा, कहेगा हम भी करेंगे, हम भी करेंगे, हम भी करेंगे, है ना? तो वही होता अनुकूलन, अपने अनुसार अपने आप को क्रिया करना। अनुकरण दूसरों को देख करके क्रिया करने की जो प्रवृत्ति होती है उसी को अनुकरण कहते हैं। जब कोई बालक किसी दूसरे बालक को या किसी पेरेंट्स को या किसी व्यक्ति को देखकर अगर कोई कार्य करने लगे तो उसको हम क्या कहेंगे? अनुकरण करना। और ये VBI है भाषा के सिद्धांत में। जब आप वाइगोत्स्की को पढ़ेंगे तो जानेंगे कि वाइगोत्स्की ने भाषा के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो तर्क दी थी वह यह दी थी कि बच्चे में भाषा का विकास अनुकरण के माध्यम से होता है। क्लियर रहेगा यहाँ तक? अब इसके चलते हैं आगे की ओर। देखिए मापन का विकास हो जाता है, लेकिन क्या नहीं होता? अनुपात गलत करना। मापन तो सही है लेकिन अनुपात सही नहीं है। कैसे नहीं है इसको समझेंगे। अनुपात कैसे सही नहीं है यहां ध्यान से देखेंगे। एक ये डब्बा दे दिया उसको और ये लोहे का डब्बा है, और एक और डब्बा उसको दे दिया, ये बहुत बड़ा सा प्लास्टिक का डब्बा। एक लोहे का डब्बा और एक ये प्लास्टिक का डब्बा दे दिया। तो इस डब्बे में पूछेंगे कौन ज्यादा भारी है, तो वो कहेगा प्लास्टिक वाला ज्यादा भारी है। समझ आ रहा है ना? 1 किलो का उसको रुआ दे दीजिए, इतना बड़ा हो जाएगा 1 किलो, और इतना छोटा उसको दे दीजिएगा कोई पत्थर और रख दीजिएगा, कहेगा कौन ज्यादा वजनी है, तो कहेगा कि जो रुआ है वो ज्यादा वजनी है। या फिर एक डब्बे में बहुत सारा छोटा छोटा कंकड़ डाल दीजिए, चावल ही ले लीजिए, और दूसरे डब्बे में गोली डाल दीजिए और पूछिएगा गोली को डब्बे को भर दीजिए गोली से
और चावल वाले डब्बे को आधा रख लीजिए और पूछिएगा कि किसमें ज़्यादा गोलियां हैं या किसमें ज़्यादा पदार्थ है, तो वो बोलेगा कि जो भरा हुआ है उसमें ज़्यादा पदार्थ है, इसीलिए वह अनुपात सही नहीं कर पाता। खेलना प्रारंभ कर देता। अभी मैंने बोला कि दोस्तों के साथ खेलता है, इसीलिए स्वार्थी नहीं होता है। खेलना प्रारंभ कर देता है, लेकिन निर्जीव को सजीव समझने लगता है। अब भैया निर्जीव को सजीव कैसे समझेगा, यहाँ पर प्रश्न उठ गया कि कैसे समझेगा। तो आप अपने घरों में देखे होंगे या आप खुद बचपन में ऐसी क्रिया किए होंगे, हंसी भी आती होगी आपको। जब एक बच्चा को जब गुड़िया दिया जाता है, लड़कियों को गुड़िया दिया जाता है, तो उसको बाकायदा एकदम दुल्हन बनाती है, ड्रेस पहनाती है और उसको सुताती है अपने साथ। अपने नेपोल उसको भी पिलाने के लिए देती है, अपनी दूध उसको दे देती है, अपने खाएगी तो उसको भी खिलाएगी कि मेरे गुड़िया के लिए भी दो। तो वो गुड़िया को क्या समझ बैठी है, सजीव समझ बैठी है। लड़का अपने गाड़ी को, है ना, चंदा को मामा कह देना, तो इस तरह की क्रियाओं को सजीव समझने का वो भूल करने लगता है। निर्जीव चीजों को क्या समझता है, सजीव समझता है। याद रहेगा। दूसरा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बाद चलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के ऊपर। तो भैया मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या है, तो ये पूर्व संक्रियात्मक था। पूर्व का मतलब पूर्णतः नहीं जान रहा था, लेकिन अब उसमें विकास हुआ, मूर्त हो गया। मूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन बता चुके हैं पहले के क्लासेस में, नहीं है तो फिर वीडियो बनाएंगे। देखिए मूर्त और अमूर्त, अगर मैंने देखा कि ये इंक है और जब भी मुझे दिखाया जाएगा तो मैं इसको जानूंगा कि ये इंक है, देख करके किसी वस्तु का अध्ययन करना मूर्त चिंतन कहलाता है। और बिना देखे क्या होगा, अमूर्त चिंतन। तो अमूर्त चिंतन कब होगा, 11 वर्ष के बाद होगा। किशोर अवस्था में अमूर्त चिंतन होता है और शैशवा बाल्य अवस्था में मूर्त चिंतन होता है। याद रहेगा। चलिए क्या हो गया, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है, बच्चा यथार्थवादी होता है। यथार्थवादी, मूर्त का मतलब वही होता है जो सामने देखा उसी के आधार पर क्रियाओं को करना यथार्थवादी कहलाता है। याद रहेगा। और इसके बाद बच्चों में किसका विकास होता है, तार्किक विकास तो प्रारंभ हो जाता है, लेकिन वह तार्किक विकास चिंतनीय विकास में परिवर्तित नहीं होता। मतलब वास्तविक चिंतन उसका प्रारंभ होता है, लेकिन वह क्रम में नहीं होता। याद रहेगा। तर्क का विकास हो जाता है बच्चों में, और गुणों के आधार पर पहचान, मतलब कौन मीठा, कौन खट्टा, कौन तीखा, क्या क्या सारी चीजों के आधार पर कौन उसके लिए उपयोगी है, कौन नहीं है, यह प्रारंभ करता है। इसको कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं भाई, चिंतन का प्रारंभ, लेकिन क्रम में नहीं। चिंता तो प्रारंभ करता है लेकिन क्रम में नहीं करता, मतलब उसके क्रम बिल्कुल टूटे हुए होते हैं। और इसके बाद औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की बात करेंगे, जो 11 से 15 या कुछ वैज्ञानिकों ने बाद में कह दिया कि 11 से 18 होता है। इसमें बच्चा कल्पनशील होने लगता है, वस्तुओं की कल्पना करने लगता है। और कल्पना करने लगा मतलब कि क्या हो गया, चिंतन का प्रारंभ हो गया। और कैसे चिंतन का प्रारंभ हो गया, तो अमूर्त चिंतन का प्रारंभ हो गया। कैसे चिंतन का प्रारंभ हो गया, तो अमूर्त चिंतन का प्रारंभ हो गया। अमूर्त चिंतन के प्रारंभ के साथ क्या हो गया, समस्या का समाधान करने लगा, मतलब चिंतन करने लगा, सोचने लगा, इसीलिए उसकी समस्याओं का समाधान भी होने लगा। इसके बाद विचारों को संगठित करने लगा। उसने जो सोचा उस पर उसने चिंतन की कि यह सही है या गलत है, और उसको अगर उसे लगता है कि वह सही है तो उसको सही प्रूव करने के लिए अपने विचारों को प्रस्तुत करने की क्रिया भी करता है। वो होता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत होता है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, और अपने विचारों को प्रदर्शित करने के बाद उन्हें वर्गीकृत भी करने लगता है। याद रहेगा, उन्हें वर्गीकृत भी करने लगता है। पियाजे का यह सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। और इसमें एक चीज कभी कभी पूछ लेते हैं कि स्कीमा क्या होता है। याद रखेंगे, मानसिक क्रियाओं को व्यवहारिक रूप से प्रदर्शित करने लगने वाली क्रिया को स्कीमा कहते हैं। कोई बच्चा अगर मानसिक क्रिया करता है और उस मानसिक क्रियाओं को सोच करके अपने व्यवहार में प्रदर्शित करने लगे तो वह क्या होता है, स्कीमा होता है। याद रहेगा दोस्तों, यहाँ तक आपका पियाजे से संबंधित सभी सिद्धांतों को प्रस्तुत करके लेके चला जा रहा है।
और पियाजे के बाद हम लोग कल पियाजे से संबंधित प्रश्नों को PDF के रूप में अध्ययन करेंगे, जो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया जाएगा। और अगर आपको किसी प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर करें, मैं आपको तुरंत आंसर दे दूंगा। तथा अगर अन्य कोई भी समस्या हो तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। पियाजे के बाद कल का जो चैप्टर होगा वह वाइगोत्स्की के से आधारित होगा, और इसके बाद जो आगे की ओर पढ़ेंगे वो एक एक करके इंपॉर्टेंट थ्योरी को पढ़ेंगे, ताकि हम आसानी से सीटेट में 30 में 27 प्लस लेकर के आ सके। इनके बाद एक सोशल साइंस और एक साइंस का वीडियो भी आप देखेंगे। साइंस में जंतु और पादप के पोषण न्यूट्रिशन पर कक्षा 7 के NCERT से आधारित, और उसे ब्रॉड करके कॉम्पिटिटिव तक को ले जाया जाएगा आज के अगले वीडियो में। इसको देखने के लिए आप पूर्ण रूप से काशी गौरव की साइट पर जाकर के भी देख सकते हैं, और किसी भी प्रकार की समस्या पर हमें मैसेज भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों आज के लिए। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसे शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें प्रोत्साहन मिले और हम इसे और भी अच्छे तरीके से बनाएं, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित हो और ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट हो सके। एकमात्र उद्देश्य हमारा है कि आप कहीं भी रहें, किसी भी जगह रहें, कक्षा या क्लासरूम तक नहीं पहुंच पा रहे हो तो आपकी पढ़ाई बाधित ना हो, आपका शिक्षा बाधित ना हो, आप निरंतर चलते रहें, क्योंकि आज नहीं तो कल सफलताएं जरूर आपको मिलेगी। वैकेंसीज अभी बंद है, लेकिन जैसे ही परिस्थितियां हमारे अनुकूल होंगी, परिस्थितियों को कोरोना से हम लोग जैसे ही निजात पाएंगे, तो आने वाले 4 महीने या 5 महीने या 6 महीने के बाद एक बहुत बड़े स्तर पर वैकेंसीज आएंगी, क्योंकि सभी डिपार्टमेंट में जो कर्मचारियों को हटाया गया है, जब वो फिर से वृद्धि करेगा तो फिर से उन्हें लंबे और काफ़ी अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए आप तैयार रहें, ऐसा ना हो कि जब वैकेंसीज आए तब आपको तैयारी करनी पड़े और वह मौका आपके हाथों से निकल जाए। इसीलिए आप अभी से लगे, बेहतर करें। इसी के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, एक बार इसे देख लेंगे अच्छे से।